ओके, सो करेक्ट। लास्ट क्लास में हमने देखे थे हाउ टू प्रिपेयर कोलॉइड। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड हमने लास्ट क्लास में देखी थी, और प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड के 3 मेथड हमने देखे थे। वन वाज केमिकल मेथड, सेकेंड वाज Bredig-Zaag मेथड, थर्ड वाज पेप्टाइजेशन, है ना। ये सारे मेथड हमने देखे थे। अब बात आ रही है कि कोलॉइड तुमने बना लिया, ठीक है, यू हैव प्रिपेयर्ड अ कोलॉइड। अब कोलॉइड बनाने के बाद उस कोलॉइड के अंदर देयर कैन बी सर्टेन इम्प्योरिटीज, ठीक है। जैसे सपोज तुम्हें इसका कोलॉइड बनाना था सल्फर का, तुम्हें याद है सल्फर सॉल्व बनाने के लिए वी यूज H2S। तो H2S जो है इट रिमेन्ड इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर H2S इज द इलेक्ट्रोलाइट विच इज मेकिंग दिस सॉल इम्प्योर। मतलब अगर हमने कोई मेथड यूज किया प्रिपरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एक केमिकल मेथड को यूज किया, तो केमिकल मेथड में यूज करे जाने वाला रिएक्टेंट, वो केमिकल अभी भी इस सॉल के अंदर रह सकता है। तो देयर कैन बी सर्टेन इम्प्योरिटीज लेफ्ट इन दी कोलॉइड्स, ठीक है, जिनको हम प्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? से यस और नो कि हमें प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड का क्या रोल है। एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो, अगर क्या हुआ, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? वेट अ सेकेंड। इज माई वॉइस बेटर नाउ? अब आवाज आ रही है? ओके, लास्ट क्लास में हमने देखे थे आप देखो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड के 3 मेथड हमने पढ़े थे, केमिकल मेथड, ब्रेडिग-ज़ाग मेथड, पेप्टाइजेशन। और इन 3 मेथड में से जैसे केमिकल मेथड था, उसमें अगर हमें सल्फर सॉल्व बनाना था, तो सल्फर सॉल्व बनाने के लिए वी यूज H2S। तो ये H2S इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, दैट मीन्स एक सोल्यूशन, और दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन स्टे इन द सोल्यूशन। जब मैंने सॉल्व बना लिया तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी की तरह रह सकता है। तो what is the need of purification of colloid? colloid को प्योर क्यों करना पड़ता है? बिकॉज कोलॉइडल सोल्यूशन जब तुम बनाते हो, व्हेन यू मेक कोलॉइडल सोल्यूशन, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ सोल्यूशंस उसके अंदर रह जाते हैं एज इम्प्योरिटीज। तो हम ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट होना, थोड़ा बहुत सोल्यूशन होना उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, बट अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो उसे कोगुलेट कर देगा, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस concentration of the soluble impurities to a requisite minimum। तो जितनी मिनिमम impurities चाहिए, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, उतनी ही रहनी चाहिए, और बाकियों को वी नीड टू प्योरीफाई। तो क्वेश्चन ये है कि हमें कोलॉइड को प्योरीफाई क्यों करना होता है? तो आंसर ये है क्योंकि जब हम उसे बनाते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती है। उन इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करने के लिए
we have to apply some methods of purification. Is this clear now? Yes or no? Okay, ठीक है. So what we are saying here is first method of purification is dialysis. ठीक है, dialysis. डायलिसिस में क्या करते हैं? वी टेक अ मेम्ब्रेन, हम कोलॉइड को फिल कर देते हैं इनसाइड दिस मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन में कोलॉइड को फिल कर देते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ अ बैग, और इस बैग की जो कवरिंग है इट इज मेड अप ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ऐसी मेम्ब्रेन का पोर साइज इज रिलेटिवली स्मॉल. पोर साइज इसका स्मॉल होता है. ठीक है, अब इस स्मॉल साइज में से जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स बिगर होते हैं, तो कोलॉइड के पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं कर पाते. पर अगर इसमें कोई सोल्यूशन होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सोल्यूशन, और हमें पता है सोल्यूशंस आर स्मॉलर देन कोलॉइड्स, तो these electrolytes can easily pass through these membrane. So what I am saying is एक semi permeable membrane allows electrolyte to pass, solution या electrolyte को pass होने देता है, but does not allow colloid particles to pass. क्यों? क्योंकि कोलॉइड का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो और सोल्यूशन का 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. छोटे पार्टिकल यहाँ से पास कर जाते हैं. सो अगर यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी बाहर जा सकती है. ये वाली बात क्लियर है? येस और नो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन है, इस टैंक में जो वाटर है उस वाटर को हम एक साइड से अंदर डालेंगे और एक साइड से वाटर को बाहर निकालेंगे. ठीक है, अब जो वाटर इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, when water will be flowing in this medium, ठीक है, इस मीडियम में जब वाटर फ्लो हो रहा होगा, then this medium will देखो, देन अगर कोई भी इम्प्योरिटीज हमारी यहाँ पे हैं कोलॉइड में, जो सोल्यूशन की इम्प्योरिटीज है, ऐसी सोल्यूशन की जो इम्प्योरिटीज होंगी, दीज इम्प्योरिटीज विल कम फ्रॉम दी हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वो हाई कंसेंट्रेशन में इनकी इम्प्योरिटीज बैग के अंदर, और बाहर दे विल बी इन लो कंसेंट्रेशन. तो व्हाट दे विल डू इज दे विल कम फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. सोल्यूशन की जो इम्प्योरिटीज कोलॉइड के अंदर हैं वो अंदर से बाहर आ जाएंगी और पानी के साथ वो बाहर जाती रहेंगी. वी विल continue to introduce new water in it so that more and more impurities can come into the solution and flow out with water. ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस. ये क्लियर है? यस और नो? तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं. So the process of it is the process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of a diffusion through a semi-permeable membrane. ठीक है, वाटर फ्लो कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वाटर फ्लो होगा तभी वो बाहर कंसेंट्रेशन लो रहेगी और अंदर हाई रहेगी. अगर तुमने वाटर को फ्लो नहीं कराया तो थोड़ी देर बाद वाटर के अंदर भी कंसेंट्रेशन बराबर हो जाएगी और डायलिसिस स्टॉप हो जाएगा. क्लियर?
और हाँ, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, देन यू कैन राइट डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, या फिर डायरेक्ट आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस। ठीक है, अच्छा, सिंस ये वही चीज को बोल रहा है, अब पार्टिकल्स जो होती हैं सोल्यूशन के वो पास कर सकते हैं, बट जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं कर सकते, तो इसीलिए डायलिसिस में स्मॉलर पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो वन मोर थिंग, कौन कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम यूज कर सकते हैं? एक तो एनिमल ब्लैडर और एक पार्चमेंट पेपर, दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ये पूरे एपरेटस को डायलाइजर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी तुम रीड कर लेना, बाकी चीजें वही हैं जो मैंने तुम्हें बताई। नेक्स्ट देखो, जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डायलिसिस होता है दैट इज स्लो। तो डायलिसिस का जो नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज स्लो। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर डायलिसिस with another method known as electrodialysis. So dialysis is a slow process and it can be made faster by introducing electrodes, cathode and anode. ठीक है, कैथोड और एनोड को अगर हम इसी टैंक में लगा दें तो प्रोसेस थोड़ा फास्टर हो जाता है। अब ये प्रोसेस फास्टर कैसे हो जाता है उसकी बात करें तो पॉइंट ये है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है, जो इम्प्योरिटी होती है, सपोज वो इम्प्योरिटी NaCl है। अब NaCl इम्प्योरिटी जो है वो Na प्लस और Cl माइनस बन सकती है ना, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में वो डिसोसिएट हो जाती है। तो Na प्लस भागेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास और Cl माइनस भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, और इसीलिए जल्दी जल्दी जो आयन्स हैं वो हमारे वाटर में आ जाएंगे और सोल्यूशन इसमें से क्लियर होकर सिर्फ कोलॉइड बचेगा। तो बाय जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कोलॉइड वी कैन सेव टाइम दैट इज स्पेंट इन डायलिसिस, और इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। बाकी सब चीजें सेम है। इज दिस क्लियर, यस और नो? डाउट है तो यू कैन से रिपीट। हम ये कह रहे हैं जो सोल्यूशन में आयंस हैं, देखो जो भी इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी सोल्यूशन की थी, तो सोल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूट होगा, तो दिस सोल्यूट कैन बी मे बी NaCl, इट कैन बी CaCl2, और इट कैन बी एनी अदर कंपाउंड जो इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट है। तो हर एक सॉल्ट में, हर एक इलेक्ट्रोलाइट में एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। तो कटायन भागेगा कैथोड की तरफ और एनायन भागेगा एनोड की तरफ, और ये रिएक्शन इनका पासिंग ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फास्टर रेट पे होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। ये वाली बात अब समझ आ गई? ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस यू कैन रीड, और इलेक्ट्रोडायलिसिस यही बोलता है हमें, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो एंड दिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, NaCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो बाहर आ रहे थे। जैसे सोल्यूशन होता है ना, वो सोल्यूशन बाहर आते हैं, जो सोल्यूशन हमने बनाने में यूज करे। तो ज्यादातर सोल्यूशन जो हम यूज करते हैं वो आयनिक होते हैं, कटायन अनायन बाहर आ जाते
अच्छा, नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड लेट अस सी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग colloidal particles, solvent and solute by specially prepared filters। तो फिल्टर्स को यूज करके हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे। देखो, सबसे पहले जो अगर हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके पोर्स बहुत बड़े होते हैं। तो लेट अस अज्यूम दिस इज आवर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। दिस इज आवर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अगर हम यूज करेंगे तो वो कह रहा है कि ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हमारा कुछ काम नहीं आएगा कोलॉइड को अपने इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करने के लिए। सपोज इस फिल्टर पेपर को तुम फिल्ट्रेशन के लिए लगा देते, ठीक है। यू टेक अ बीकर और उस बीकर के ऊपर ये फिल्टर पेपर रख देते हो और ये फिल्टर पेपर रख के तुम सोचते हो कि आज हम कोलॉइड को फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोलॉइड सोल्यूशन है और ये कोलॉइड को तुमने इस फिल्टर पेपर से पास कराया। तो होगा क्या, जब तुम कोलॉइड को फिल्टर करने के लिए इससे पास कराओगे, क्योंकि इसके पोर्स, फिल्टर पेपर के पोर्स आर टू बिग, पोर्स आर बिग, तो इससे जो कोलॉइड है, कोलॉइड के बिगर पार्टिकल्स भी फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे एंड जो सोल्यूशन के छोटे पार्टिकल्स है जिनको तुम्हें सेपरेट करना था वो भी नीचे आ जाएंगे। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विल नॉट वर्क फॉर फिल्ट्रेशन। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? फिल्टर करने में ये कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हमें फिल्टर करना ही है तो जैसे आजकल हमारे फोन के नाम हो रहे हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S20, फिर S20 प्लस, है ना, फिर S20 अल्ट्रा, है ना। तो अल्ट्रा वाला चीज सबसे अच्छी होती है। तो हम अपने फोन को तो अल्ट्रा नहीं बना सकते, बट वी कैन मेक अ फिल्टर पेपर एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, तो इस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्यों बनाना है? सो दैट हम फिल्ट्रेशन में काम कर सके। और इसको कैसे बनाना है उसको सोचते हैं। ठीक है, तो बाजार से तुम एक सोल्यूशन लेके आओगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए, एंड दैट इज कोलॉइडियन सोल्यूशन। कोलॉइडियन सोल्यूशन को अगर तुम घर में भी बनाना चाहो तो तुम बना लोगे। इट इज नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल। कितना परसेंट अभी हम देखते हैं। कोलॉइडियन सोल्यूशन कितना है? तो कोलॉइडियन सोल्यूशन इज 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो हमें कोलॉइडियन सोल्यूशन की जरूरत है और इस कोलॉइडियन सोल्यूशन के अंदर एक्चुअल में देयर इज 4% नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज कितना है? 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा कोलॉइडियन सोल्यूशन है। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू नाउ इज, अब तुम अपना फिल्टर पेपर लो जिसको तुम्हें अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना है, बढ़िया फिल्टर पेपर बनाना है। उस फिल्टर पेपर को यू कैन इंट्रोड्यूस। ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को तुम कोलॉइडियन सोल्यूशन में डिप करो। ठीक है, वी विल डिप दिस
इन कोलॉइडियन सोल्यूशन, और फिर इसको कोलॉइडियन सोल्यूशन से बाहर निकालो, तो होगा क्या, कोलॉइडियन सोल्यूशन विल गेट स्टक ऑन दीज पोर्स, इन पोर्स पर वो स्टक हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है, तो कोलॉइडियन सोल्यूशन इसके ऊपर, इन पोर्स के ऊपर जम जाएगा, ठीक है। एंड जब वो कोलॉइडियन सोल्यूशन जम जाएगा, थोड़ा बहुत थिक रहेगा, इसको फिक्स करने के लिए, कोलॉइडियन सोल्यूशन ऐसे फिक्स हो जाए, व्हाट वी विल यूज इज फॉर्मल्डिहाइड, हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे और इसके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड स्प्रे कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स हैव बिकम स्मॉलर, ठीक है। अब ये पोर्स जो हमारे स्मॉल हो गए, तो इन पोर्स को हम यूज कर सकते हैं नाउ टू, we can now use this filter paper for filtering colloids. तुम्हें ये प्रोसेस समझ आया, yes or no? How to prepare an ultra filter paper? ठीक है, ठीक है। दृष्टि, अश्नूर, हर्ष, कनिष्का, क्लियर, वेश, अच्छा। नाइट्रोसेलुलोज नथिंग, ये जो सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन में नाइट्रोसेलुलोज होता है जो इसके ऊपर जम जाता है ना, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, और इस सोल्यूशन को बोलते हैं कोलॉइडियन सोल्यूशन, जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने में काम आता है, ठीक है। ओके, नाउ नाउ वी कैन रिपीट अगेन, अब एक और प्रोसेस, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, और हम क्या करते हैं, अब हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर उठाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर को इसके ऊपर रख देते हैं, और अब फिर से अपना कोलॉइड लेके आते हैं और देखते हैं कि कोलॉइड अब फिल्टर हो पाएगा, ठीक है। सो इसमें कोलॉइड है, एंड देन वी आर पुटिंग कोलॉइड थ्रू दिस, ठीक है। कोलॉइड के पार्टिकल्स बीइंग बिगर, तो ये बिगर पार्टिकल्स कोलॉइड के गेट स्टक ऑन दी पोर्स, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, सोल्यूशन के पार्टिकल्स बीइंग स्मॉलर, electrolyte के particles being smaller will pass through these holes and solution नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, while colloid particles ऊपर रह जाएंगे सरफेस पे, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, एक्चुअल में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग हो गया, इलेक्ट्रोलाइट अलग हो गया, और हमारा जो कोलॉइड के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल थे वो अलग हो गए, तो इससे तो हमारा कोलॉइड ही सेपरेट हो गया देखा जाए तो। पर ये मेथड जो यूज होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक को बनाना आसान होता है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर से कोलॉइड के डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करके देन वी विल add this into our desired dispersion medium, dispersion medium में हम इसको डाल देंगे, and the colloid will be prepared again, but this time जो colloid है that will be a pure colloid, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस क्लियर है अब?
कि हमने कोलॉइड कैसे बना लिया प्योर, हमने डिस्पर्स फेज को फिल्टर पेपर के ऊपर से इकट्ठा किया और उसको फिर से मिक्स करके डिस्पर्शन मीडियम से, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल होते हैं तो इसीलिए ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। हाँ, ये प्रोसेस स्लो होगा बट इट इज अ वेरी गुड मेथड। इसको फास्ट करने के लिए वी कैन अप्लाई अ सक्शन पंप। हम एक पंप या प्रेशर को लगा सकते हैं एंड दीज प्रेशर जो होता है, इसको तुम क्या कर सकते हो, नीचे एक पंप लगा दो। अब ये पंप जो है प्रेशर क्रिएट करेगा और प्रेशर से ये प्रोसेस फास्ट किया जा सकता है। तो दिस कैन बी मेड फास्टर यूजिंग अ पंप और अप्लाइंग प्रेशर। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अच्छा, जैसे हमारे सॉल्यूशंस हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसी तरीके से हमारे कोलॉइड्स लाइक सॉल्यूशंस दे आल्सो शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम्हें शायद याद हो, दैट आर depression in freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure, ये सब प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स भी दिखाते हैं। ठीक है, एंड दीज आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? तो अब एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कोलॉइड दिखाते हैं वो ज्यादा छोटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर, यानी अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन में दो दो मोल 2 डिग्री का होता है तो इनके अंदर शायद 1 डिग्री का होगा, तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कोलॉइड्स हैं दे शो इट टू अ लेसर एक्सटेंट। ये बात समझ आ गई? यस और नो? This can be attributed to the behavior of particles being larger in colloid. Colloid में larger particles होते हैं and solution में छोटे particles होते हैं। तो अगर suppose मैं एक fixed area ले लूं, मैं देखना चाह रहा हूं इस area में कितने particles आते हैं, तो इसमें obviously solution particles will be larger, solution particles ज्यादा आएंगे। और अगर कोई चीज ज्यादा आता है, अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो सॉल्यूशंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी कंपेयर टू मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैन कोलॉइड्स। ये वाली बात समझ आ गई अब? यस और नो? अगर तुम सेम एरिया में देखो कि किसके पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं तो सॉल्यूशन के ज्यादा आ रहे हैं, और सॉल्यूशन के अगर पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा। हाँ, आ जाएगा समझ में, अभी आगे का टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, दिव्या क्लियर? यस और नो? आयुष? ओके, तो ये इसका आंसर तुम खुद लिख लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 का। मैं तुम्हें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली अपॉन अमाउंट, तो अमाउंट जिसका ज्यादा, जिसके पार्टिकल ज्यादा, वो कोलॉइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में, वो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखेगा, एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज
टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग आईडी शेयर कर रहा हूँ, उसमें करते हैं, ठीक है।